एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि हम हर बार मिलते हैं और एक मजेदार टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो यह फिर से हम चर्चा करने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियों में। हम पिछली क्लास में 3 विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे आगे की विधियों के बारे में और आज की हमारी विधि होगी पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। तो आइए समझते हैं क्या होता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दिए गए चित्र में आपके सामने जो चित्र दिया हुआ वो किसका है? प्लेनेरिया का। और यहां पर क्या कर रहा है कि प्लेनेरिया जो है वह किसी कारण से क्या हो गया? क्षत विक्षत हो गया। और जब प्लेनेरिया किसी कारण से क्षत विक्षत होता है तो इसका जो प्रत्येक भाग है वह क्या करेगा? विकसित होगा और विकसित होकर के नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। परंतु यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से प्लेनेरिया का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि यह प्लेनेरिया का पहला भाग है, यह प्लेनेरिया का दूसरा भाग है जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, और यह प्लेनेरिया का कौन सा भाग है? तीसरा। यानी आप देख पा रहे हैं कि प्लेनेरिया जो है अपने 3 भागों में विभाजित हो रहा है। अब होता क्या है कि सामान्यतः आप देख पा रहे हैं कि इस वाले हिस्से की यदि मैं बात करूं तो इसके नीचे वाला हिस्सा नहीं है, इस वाले हिस्से की बात करूं तो इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से की कमी है, और इसमें किस वाले हिस्से की कमी है बच्चों? ऊपर वाले भाग की कमी है। तो होगा क्या कि इनमें प्लेनेरिया में जो ये भाग है यह इसमें होगा ये कि जो कोशिकाएं हैं वह कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी, और वृद्धि करके वह कोशिकाएं सबसे पहले क्या बना लेंगी बच्चों? ऊतक। और ऊतक जो है वह मिलके पूरे अंग का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि बात करूं यहां पर, तो इस वाले भाग में क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला भाग नहीं है और नीचे वाला भाग नहीं है। अतः ऊपर वाले भाग के को निर्माण के लिए जो कोशिकाएं हैं वह पहले क्या करेंगी? इस प्रकार से वृद्धि करेंगी एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित पैटर्न में। और जब कोशिकाएं वृद्धि करेंगी तो धीरे धीरे कोशिकाएं जो हैं वह पूरा क्या कर लेंगी? कोशिकाओं का एक समूह बना लेंगी, और एक कोशिकाओं का समूह क्या बनाएगा? ऊतक। और ये ऊतक जो है मिलकर के पूरे अंग का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये पाएंगे कि प्लेनेरिया ने क्या किया? प्लेनेरिया किसी कारण से यदि क्या हुआ? क्षत विक्षत हुआ, तो क्षत विक्षत होकर के प्रत्येक भाग जो है वह विकसित हो रहा है, और विकसित होकर के नए जीवों का क्या कर रहा है बच्चों? निर्माण। इसी प्रक्रिया को सामान्यतः पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। परंतु आपने ये पाया कि इस प्रक्रिया में कोशिकाएं जो हैं वह एक निश्चित क्रम में क्या हो रही हैं? व्यवस्थित हो रही हैं, और व्यवस्थित होकर के ऊतक और अंगों का निर्माण कर रही हैं। कोशिकाओं के यह व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है बच्चों? परिवर्धन कहलाता है। कोशिकाओं का निश्चित क्रम में वृद्धि करना और वृद्धि करके ऊतक और अंगों का निर्माण कर लेना, यह प्रक्रिया परिवर्धन कहलाती है। जबकि यह पूरी विधि जो है वो क्या कहलाएगी बच्चों? पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाती है। अब आप एक बात याद रखिएगा, क्या कि पुनरुद्भवन जो है वह जनन जैसा नहीं होता। हमारी बुक में एक लाइन सामान्यतः साफ साफ लिखी हुई है कि पुनरुद्भवन की जो घटना है वह सामान्य जनन जैसी नहीं है। क्यों? सुनिएगा क्यों नहीं है बच्चों। क्योंकि सामान्यतः जनन में क्या होता है? प्रत्येक जो जीव होता है यदि वह क्या करना चाहता है? अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करना चाहता है तो वह क्या करेगा? जनन। और जनन करके नए जीवों का निर्माण कर लेगा। परंतु यहां पर क्या हो रहा है? इस पुनरुद्भवन की घटना में जीव स्वतः जो है वह विभाजित नहीं होगा। यदि मान लीजिएगा वह किसी कारण से विभाजित हुआ तब जाकर के ही वे विशेष भाग क्या करेंगे? नए जीवों का निर्माण करेंगे। ये नहीं है कि किसी भी जीव को नए जीव बनाने के लिए वह ऑटोमेटिक ही खुद क्या कर लेगा? अपने आप को विभाजित कर लेगा और विभाजित करके नए जीवों का निर्माण कर लेगा। ऐसी कोई भी घटना इस पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें क्या होता है? इसमें जीव किसी कारण से क्षत विक्षत हुआ
और वह छत बिछत हुआ भाग ही क्या कर रहा है बच्चों, नए जीव का निर्माण कर रहा है। अतः हम ये कहते हैं कि यह जो है वह सामान्य जनन जैसा नहीं है। यदि मैं इसके एग्जाम्पलों की बात करूं तो एग्जाम्पल एक तो आपके सामने जो हाइड्रा है, हाइड्रा में भी सामान्यतः पुनर्भवन की घटना पाई जाती है। एक आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ वो हो गया प्लेनेरिया का, और एक होता है स्पंज। इन तीनों में ही सामान्यतः यह घटना पाई जाती है। वैसे मेन एग्जाम्पल प्लेनेरिया और स्पंज है ही, लेकिन आप हाइड्रा भी याद रख सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं, इंपॉर्टेंट बात है, और वह इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, उच्च कोटि के जीवों में, उच्च कोटि के जीवों में यह केवल घाव भरने के ही क्या आती है, काम आती है। घाव भरने में सहायता करता है। कैसे करता है बच्चों, समझिएगा। यदि जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, जब आपने छिपकली को देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि यदि किसी कारणवश छिपकली की पूंछ जो है यदि वो कट गई है तो हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात उस कटे हुए वाले भाग पर पूंछ का निर्माण स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाता है। अब छिपकली उच्च कोटि का जीव है, आपने पाया कि उसकी पूंछ के कटने से जो घाव उत्पन्न हुआ, उस घाव को भरने का कार्य कौन कर रहा है, इस प्लेनेरिया वाली प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। लेकिन हमने यह कभी नहीं पाया है कि उसकी कटी हुई पूंछ से एक नई छिपकली पैदा हुई हो, ऐसा हमने कभी नहीं पाया। इसका मतलब हमने जो बात कही थी वो सत्य है कि यह केवल किसी में काम आ रही है, घाव भरने में ही सहायता कर रही है। कौन से जीवों में बच्चों, उच्च कोटि के पादपों में। तो यह हुई आपकी पुनर्भवन या पुनर्जनन की घटना। अब हम बात करते हैं अगली बीजाणु समासन के बारे में। अगली हमारी विधि है बीजाणु समासन। तो चलिए बात करते हैं बीजाणु समासन के बारे में। इस विधि में क्या होगा बच्चों कि जीव जो होता है वह जीव, आपने सामान्यतः ब्रेड जो होगी उस ब्रेड को खराब होते हुए देखा होगा। अब यदि ब्रेड को, उस खराब हुए वाले हिस्से को यदि हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो हमें उसमें कुछ इस प्रकार की क्या दिखाई देंगी, संरचनाएं दिखाई देंगी। और ये कौन है बच्चों, इस जीव का नाम है राइजोपस। अब ये राइजोपस जो है वो कर क्या रहा है, आप ये देख पा रहे हैं कि यह जो राइजोपस है वह एक धागेनुमा संरचना से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, धागेनुमा संरचनाएं बना रहा है। और ये धागेनुमा जो तंतु हैं, ये धागेनुमा तंतु आगे की ओर बढ़ करके क्या कर रहे हैं, एक ऊर्ध्व दिशा में बढ़ करके गुच्छेनुमा संरचना का क्या कर रहे हैं बच्चों, निर्माण कर रहे हैं। और ये जो गुच्छेनुमा संरचना है, इस गुच्छेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बीजाणु धानी कहा जाता है। जिस बीजाणु धानी के अंतर्गत क्या पाए जाएंगे, बीजाणु पाए जाएंगे। और ये बीजाणु धानी क्या कर रही है, यह बीजाणु धानी इन बीजाणुओं की विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करने का कार्य कर रही है। जैसे ही ये बीजाणु धानी फटेगी, फट करके ये जो बीजाणु किसके संपर्क में आएंगे, तली के संपर्क में आएंगे। और जब ये तली के संपर्क में आएंगे तो जब इन्हें क्या मिल जाएगा, उचित मात्रा में नमी और पोषण मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करके क्या कर लेंगे, नए जीवों का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। यही घटना क्या कहलाती है बच्चों, आपकी बीजाणु समासन कहलाती है। और आपसे मेनली पूछा क्या जा सकता है कि बीजाणु समासंग में विधि के द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाने वाले जीव का नाम बताइए। तो वो कौन हो गया विद्यार्थियों, आपका राइजोपस। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है। सामान्यतः तो आपसे जीवों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि जैसे बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होने वाले जीव का नाम बताइए। या क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये सभी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लास्ट विधि के बारे में जिसका नाम है काय के प्रवर्धन। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। बात करते हैं बच्चों अगली और लास्ट अलैंगिक जनन की विधि के बारे में जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। और क्या होता है कायिक प्रवर्धन, देखिएगा। पहली बात तो इस कायिक प्रवर्धन को ही हम एक नए नाम से भी जानते हैं
आप इसे कायिक संवर्धन भी कह सकते हैं, बात एक ही है, चाहे प्रवर्धन कह लीजिए या संवर्धन कह लीजिए। अब मेरा सवाल क्या है वो समझिएगा। नाम से पता चल रहा कायिक यानी क्या, शरीर, यानी कि इसमें पादप क्या करेंगे कि अपने शरीर से उनमें सामान्यतः नए पादप प्राप्त करने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अब कायिक का मतलब हो गया शरीर, तो यदि हमारे दिमाग में चीज आती है क्या कि सर किसी भी पादप का जो भाग होता है या कायिक जो भाग होता है उसमें या तो क्या होती है, तना, पत्ती, जड़, वह क्या होता है आपका पुष्प पाया जाता है। लेकिन हम ये क्या कह रहे हैं कि जो पुष्प होता है बच्चों, यह पुष्प जो है वह कायिक भाग में ना आकर यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में ना आकर इस पुष्प के द्वारा सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया दर्शाई जाती है, लैंगिक जनन की। तो आपसे यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसी भी पादप में उस भाग का नाम बताइए जो सामान्यतः क्या दर्शाता है, आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया दर्शाता है, तो उसका क्या नाम बन गया, पुष्प। तो अब यहां पर हम इतना तो समझ गए कि पुष्प का यहां पर कोई भी कार्य नहीं है, यानी कि पुष्प जो है वह चूंकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं दर्शाता, अतः क्या होगा कि केवल तना, पत्ती और जड़ के द्वारा पादपों में क्या होता है कि नए पादप बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इस कायिक प्रवर्धन की विधियां जो हैं वह कितनी विधियां हैं, दो। एक तो हो गई आपकी प्राकृतिक विधि और दूसरी हो गई आपकी कृत्रिम विधि। यह किसकी विधियां हैं, आपकी कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। पहली हो गई आपकी प्राकृतिक और दूसरी कौन सी हो गई है, कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब कि यह सामान्यतः इसमें जो मनुष्य है उस मनुष्य की कोई भी प्रोसेस काम नहीं आ रही। मत काम ना आने का मतलब समझिएगा कि यह जो गुण है वह इन पादपों में प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं कि इनमें यही उनके उन भागों से सामान्यतः नए जीव बन जाते हैं, सॉरी नए पादपों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बात कहूं मैं तो जड़ द्वारा, तो पहली हम जनन की बात कर रहे हैं बच्चों, किसमें, जड़ के द्वारा जिनमें जनन पाया जाता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपकी गाजर। जड़ जिसका नाम क्या, गाजर, और एक कंदी 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 और तेरा नाम भैया शकरकंदी, तो यानी शकरकंद। खाया होगा आपने, आपने गाजर भी खाया हुआ है, आपने क्या खाया हुआ है, शकरकंदी भी खाई हुई है। अब आपने जब गाजर को खाया है तो गाजर कुछ इस प्रकार की तो होती है। ये क्या है, जड़ कार्य है, रूपांतरण है, जड़ की कार्य कर रही है। और इसके ऊपर अन्य जो भाग हैं वह इस प्रकार से पाए जाते हैं, यानी कि यह जड़ बना रही है और ऊपर की तरफ पत्तियां और तना इसका पाया जाता है, किसमें, गाजर में। तो ये कौन सी प्रबंधन की विधि है बच्चों, जड़ के द्वारा प्राप्त हो रहा है। पूछ सकता है आपसे कि जड़ के द्वारा अलैंगिक जनन का क्या बताइए उदाहरण, तो गाजर, शकरकंद। और एक एग्जाम्पल और है जिसका नाम है डेहलिया। डेहलिया भी सामान्यतः जड़ के द्वारा ही क्या करता है, जनन दर्शाता है। अब बात करते हैं हम तना के बारे में, बात कर रहे हैं तना के द्वारा जनन की प्रक्रिया में। और उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है सब्जियों का राजा, जिसका नाम क्या, लू। लू मतलब आलू। ये हो गया आपका आलू। ये कहा जाता है कि जो आलू है वह तने का क्या है, रूपांतरण। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से तने में जो विशेषताएं पाई जा रही हैं, यानी तने में आपने पाया हुआ क्या पाई जा रही है, बड़ पाई जा रही है, नोड पाई जा रही है, इंट्रा नोड पाया जाता है। तो वो सभी चीजें किसमें पाई जा रही हैं, आलू में भी पाई जा रही है, बड़ पाई जाती है, नोड पाई जाती है, इंट्रा नोड पाई जाती है। इसलिए आलू क्या है कि तने का क्या है, रूपांतरण। और एक चीज और है जिसके बिना हमारी चाय का स्वाद है अधूरा, जिसका नाम है रक, मतलब क्या, अदरक। तो यह अदरक भी किसका रूपांतरण है बच्चों, यह है आपका तना का ही रूपांतरण। अब हम बात करते हैं अगले और पत्ती के द्वारा जनन की बात करते हैं। तो पत्ती के द्वारा जनन की इस प्रक्रिया में जो एग्जाम्पल है वह है आपका ब्रायोफिलम, यानी कि पत्थर, चट्टा। सामान्य क्या बोला जाता है इसे, सामान्य नाम क्या है इसका, पत्थर, चट्टा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ब्रायोफिलम की क्या ये पत्ती
अब जब ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है, इसमें जो आप भाग देख पा रहे हैं, इन भागों को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि यहां पर बीच में इस प्रकार से क्या पाई जा रही है? ये संरचनाएं, इन संरचनाओं को सामान्यतः कलिकाएं कहते हैं। और इन कलिकाओं से नए ब्रायोफिल्म बनने की क्या होती है? प्रवृत्ति। कि यदि किसी कारणवश ये पत्ती सड़ गई, गल गई, तो मिट्टी में मिलकर के क्या करेगी? आगे इन कलिकाओं के द्वारा ही नई ब्रायोफिल्म का क्या उत्पन्न होता है, यानी बन जाता है। कौन? आपका ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा। तो ये किसके द्वारा दर्शाता है? पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन की क्या है? प्रक्रिया। तो यह आपने पढ़ा हुआ है कायिक संवर्धन में, पहला पार्ट आपका पूरा हुआ प्राकृतिक विधियों के बारे में। अब हम बात करेंगे कृत्रिम विधियों के बारे में। चलिए तो बात करते हैं आगे। विधि है बच्चों हमारी पहली, कौन सी? कर्तन। क्या होती है कर्तन विधि? सामान्यतः क्या होता है इस विधि में? कोई भी जो पूर्ण विकसित पादप होगा, उस पूर्ण विकसित पादप की सामान्यतः शाखाएं या कोई भी अन्य भाग को काट करके जमीन में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। और वह भाग आगे विकसित होकर के एक नए भाग का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। जैसे मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो गुलाब, हमने ये पाया हुआ है कि जो गुलाब होता है, गुलाब की डाली जो होती है, उस डाली को काट करके यदि जमीन में रोपित कर दिया जाए, भूमि में रोपित कर दिया जाए, तो उचित मात्रा में पोषण मिलने के पश्चात वह धीरे धीरे क्या करेगा? वृद्धि करेगा और वृद्धि करके एक नए गुलाब का निर्माण कर लेगा। यानी कि यह कौन सी विधि है? कर्तन, जिसमें हमने क्या किया है? एक पूर्ण विकसित पादप के किसी एक भाग को काट करके लगाया और उसने क्या किया? आगे वृद्धि की। दूसरे यदि मैं भाग की बात करूं, दूसरी विधि है बच्चों हमारी कलम रोपण। क्या होती है कलम रोपण? बात समझिएगा। जैसे कि होगा क्या इस विधि में कि मान लीजिएगा ये आपके सामने दो पादप हैं, एक पादप तो ये रहा और एक पादप आपके सामने ये रहा। अब इस पादप में मूलतः अच्छे फल आते हैं, इसमें सामान्यतः क्या आते हैं? निम्न कोटि के फल आते हैं। अब मुझे इस पादप में भी अच्छी कोटि के क्या ला के आने, मैं लिख रहा हूं यहां पर उच्च कोटि के, और इसमें किसके? निम्न कोटि के फल आ रहे हैं। अब मुझे इस वाला जो पादप है, दोनों है सेम ही, मान लीजिए नींबू है, तो दोनों किसके? नींबू के। अब इसमें तो अच्छे नींबू आते हैं, इसमें अच्छे नींबू नहीं आते। मान लीजिए इसमें छोटे आकार के आ रहे हैं, इसमें बड़े आकार के आ रहे हैं। अब मैं इस वाले पादप को भी उच्च या अच्छे मोटे वाले नींबू के रूप में वृद्धि करवाना चाहता हूं, तो मैं मेनली क्या करूंगा? इनका जो ये स्तंभ वाला भाग है, कौन सा वाला भाग बच्चों? स्तंभ वाला जो भाग है, इस स्तंभ वाले भाग को क्या कर लिया जाएगा? काट करके अलग कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से मान लीजिएगा ये इस प्रकार से अलग हो गए। अब ये वाला भाग अलग हुआ तो आपने सामान्य लकड़ी में चीरे लगाए होंगे, इस प्रकार से लकड़ी में क्या लगा दिया गया? चीरा। और इसके इस स्तंभ को कहां पर लगा दिया गया? इस वाले भाग में इसके इस स्तंभ को लगा दिया गया। और इसे फिर मैं क्या कर दूंगा बच्चों? इस प्रकार से बांध दूंगा। कुछ समय के बाद जब इसे उचित मात्रा में नमी और पोषण मिलेगा, तो हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे यह निम्न कोटि का जो क्या था? पादप था, अब वह एक उच्च कोटि के पादप के रूप में क्या होने लग गया है? विकसित होने लग गया। और इसमें भी क्या आने लग गए? अच्छे नींबू आने लग गए। और इसमें तो ऑटोमेटिक आने लग ही जाएंगे आगे, जब ये धीरे धीरे वापस से अब विकसित हो जाएगा। तो आपने ये पाया कि कलम रोपण की विधि में के द्वारा हमें एक पादप के अच्छे गुणों को दूसरे पादप में किस प्रकार से स्थानांतरित कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है बच्चों? हमारी स्तंभ वाली विधि। और सामान्यतः किसे पाई जाती है? आपके नींबू में, संतरा में भी पाई जाती है, याद रखना। अब मैं बात करता हूं तीसरी विधि की, और यह तीसरी विधि कौन सी है? आपकी लेयरिंग। और यह सबसे आसान विधि है और सरल सी विधि भी। समझना कैसे? जैसे मैं वापस से उसी एग्जाम्पल की बात करूं तो सामान्यतः पहली बात तो पाई किस में जाएगी? ऐसे पादप जिनकी शाखाएं जो होती हैं वो लचीली होती हैं और कैसी होती हैं? पतली होती हैं। तो जिनकी शाखाएं लचीली होंगी और क्या होंगी बच्चों? पतली होंगी। ऐसे पादपों में सामान्यतः यह लेयरिंग की विधि पाई जाती है। अब एग्जाम्पल की बात की तो चमेली,
जो चमेली होता है या फिर क्या होता है मोगरा, इनमें सामान्यतः आपकी लेयरिंग की विधि पाई जाएगी। अब क्या होता है वो समझना कि जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, आपका चमेली का पादप है, और ये चमेली का जो पादप है इसमें हो क्या रहा है कि इसकी जो शाखाएं हैं वो पतली हैं और कैसी है, लचीली है। जब शाखा लचीली होगी तो इस वाली शाखा को इस प्रकार से मैं क्या कर दूंगा, किसी मट्टी के द्वारा इस प्रकार से इसको दबा दिया जाएगा। अब जब मैंने इसको दबा दिया, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर ये मिट्टी, और जब मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाली तो धीरे धीरे जब मैं इसे क्या दूंगा, पानी दूंगा, नमी दूंगा और इसको पोषण मिलेगा, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे इस वाले भाग से क्या उत्पन्न होने लग गई हैं जड़ें, और ये वाला जो भाग है अब वह ऑटोमेटिक एक नए पादप के रूप में क्या होने लग गया है, विकसित होने लग गया है। तो आपने पाया कि लेयरिंग की प्रक्रिया से किस प्रकार से हम एक पादप से अन्य पादप का क्या कर पा रहे हैं, विकास कर पा रहे हैं। तो ये रही हमारी कायिक प्रवर्धन की दोनों ही विधियां, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब सबसे पहला सवाल ये है, आपके मन में ये चीज उत्पन्न हो रही होगी कि सर आखिरकार मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं क्यों चमेली को इस प्रकार से लेयरिंग विधि के द्वारा अपनाऊंगा, मैं क्यों गन्ने की शाखाओं को, डालियों को काट करके गुलाब की डालियों को काट करके इस प्रकार से लगाऊंगा, मैं सीधा मार्केट जाऊंगा और नया गुलाब ले आऊंगा। लेकिन कोई ना कोई तो फिर फायदा होगा जो इतनी प्रोसेस अपना रहे हैं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कायिक संवर्धन के लाभ। तो चलिए बात करते हैं अगली। अब हम बात करते हैं बच्चों कायिक संवर्धन के लाभ के बारे में। समझना पहला लाभ क्या है। पहला लाभ है कि इस कायिक संवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर पाए हैं, हम बिना बीज वाले जो फल हैं जैसे केला, इस प्रकार के फलों को हमें प्राप्त करने में क्या मिल गई है, बहुत सहायता मिली है। जो कैसे हैं, बिना बीज वाले हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कायिक संवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा, ऐसे पादप जिनमें सामान्यतः या तो अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है या उनमें बीज ही नहीं बनते। ऐसे पादप जिनके बीजों में सामान्यतः अंकुरण क्षमता कम हो पाई जाती है या उनमें बीज ही नहीं बनते, ऐसे पादपों को उगाने में भी क्या हो रही है, यहां पर सहायता मिलती है या किसके द्वारा, कायिक संवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा। और यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने जो लिखी हुई है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। क्या एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कायिक संवर्धन का यह लाभ है कि सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के, और यह शब्द आया था खाली जगह में, खाली जगह होते हैं। तो वहां पर आपको बच्चों लिखना था खाली जगह में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं, समान। और यह पूछा गया हुआ है खाली जगह में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लाभ। और जो लाइन में भी आपको बता रहा हूं ये तो पूछ ली भी गई है और वहां पर समान शब्द लिखवाया गया था। तो इसमें जितने भी पौधे प्राप्त होंगे आपने पाया अभी, जैसे मैंने कहा एक गुलाब था, आपने गुलाब लिया, गुलाब की डाली को काट करके लगा दिया। अब कुछ समय बाद वह गुलाब पहले जैसे पहले वाले गुलाब की तरह ही हो गया और उसमें गुलाब भी आने लग गए। अब यदि कोई बाहर से व्यक्ति आया और उसने उन दोनों गुलाबों को देखा तो क्या वह ये पता लगा पाएगा कि किस गुलाब की से हमने डाली को काट करके लगाया था, नहीं पता लगा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पौधे हुए हैं प्राप्त आपको, वह आनुवांशिक रूप से क्या है, जनक के समान है। यही कारण है कि आप उनमें क्या नहीं कर पा रहे, विभेद नहीं कर पा रहे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और चौथा क्या है कि आपने पाया कि यह कैसा तरीका है बच्चों, आसान और सबसे क्या है, सरल तरीका है किसका, आपके नए एक पादप से अनेक संतति प्राप्त करने का। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यह अलैंगिक जनन कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। बच्चों हमारा यह सफर लगातार चल रहा है और आप लगातार मेहनत करते रहिए और विश्वास रखिए आप सफलता को जरूर पाएंगे। तो जब हम कठिन मेहनत करते हैं तो हमें इस सफलता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी, किस्मत भी उसी का ही साथ देती है जो अपने हौसलों को बुलंद रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं।
केवल किस्मत के भरोसे रहने वाले लोग लास्ट में रोते रह जाते हैं और कर्मवादी जो लोग होते हैं वे अपनी कठिन परिश्रम से परिस्थितियों का सामना करते हुए एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि आप हम मिलकर के कक्षा 10 में एक अच्छा मुकाम हासिल करें और आप अच्छे मार्क्सों के साथ पास हों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।